आज की वीडियो में हम मैश एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट को हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले हमें यह पता होना ज़रूरी है कि सर्किट के कंपोनेंट्स को पोलैरिटीज़ कैसे असाइन की जाती हैं। तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक वोल्टेज सोर्स दिखाया हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। अब जो वोल्टेज सोर्स होता है उनकी पोलैरिटीज़ का तो हमें पता होता है कि जो बड़ी प्लेट है इसको पॉजिटिव लेते हैं और जो छोटी प्लेट होती है इसको नेगेटिव लिया जाता है। इनकी पोलैरिटीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस को अगर आपने पोलैरिटी असाइन करनी है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस में से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इसमें से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब हमें यह पता है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी टू नेगेटिव पोलैरिटी फ्लो करता है। तो हम इस रेजिस्टेंस को पोलैरिटीज कैसे असाइन करेंगे? पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ फ्लो करता है। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में मार्च करें तो हमारा एग्जिट अगर नेगेटिव साइन से होगा तो हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी नेगेटिव लेना है। मतलब कि इस रेजिस्टेंस में से अगर मैं डाउन से अपर डायरेक्शन में मूव करूं तो मेरा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो पोटेंशियल है वो भी -IR लूंगा। इसी तरह वोल्टेज सोर्स के केस में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि करंट की डायरेक्शन डाउन से अपवर्ड है। तो मैं अगर करंट की डायरेक्शन में मूव करूं तो मेरा जो एग्जिट होगा वो पॉजिटिव पोलैरिटी से होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइन से बाहर निकल रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आपको पता होना जरूरी है। अब हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि सर्किट में कितने मैशेस हैं। तो इस सर्किट में 3 मैशेस हैं, एक ये मैश है, एक ये मैश है और एक ये मैश है। अच्छा, मैश और लूप में फ़र्क क्या है? लूप क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से मूव करना शुरू करूँ और यहाँ से सीधा आगे चला जाऊँ, फिर यहाँ से नीचे आ जाऊँ और फिर यहाँ से घूम के बैटरी की तरफ आ जाऊँ, तो ये भी एक लूप बनता है, लेकिन ये मैश नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से सीधा आगे चला जाऊँ एंड तक, फिर यहाँ से घूम के वापस आ जाऊँ, तो ये भी एक लूप बनता है, लेकिन ये मैश नहीं है। तो इस सर्किट में 3 मैशेस हैं लेकिन लूप 3 से ज़्यादा हैं। ये जो मैशेस हैं इनको आप लूप भी कह सकते हैं। मतलब कि हर मैश लूप होता है लेकिन हर लूप मैश नहीं होता। तो हमें ये पता चल गया कि इस सर्किट में 3 मैशेस हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों मैशेस में करंट की डायरेक्शन असाइन करनी है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इन तीनों मैशेस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज असाइन कर देता हूँ। आप करंट की कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं अपनी मर्जी से। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले मैश में आप क्लॉकवाइज ले लें, दूसरे मैश में आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, तीसरे मैश में आप दोबारा से क्लॉकवाइज ले लें। तो इससे आपके एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको I1 कह देता हूँ, इसको I2 कह देता हूँ, इसको I3 कह देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि पोलैरिटीज असाइन करनी है। तो बैटरी की पोलैरिटी का तो हमें पहले से पता होता है कि जो बड़ी प्लेट है इसको पॉजिटिव लेते हैं और जो छोटी प्लेट है इसको नेगेटिव लेते हैं। तो बैटरीज की पोलैरिटी को हमने असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं इस R1 पे। तो R1 को पोलैरिटी असाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम I1 को देखें तो I1 इसमें से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो इसकी पोलैरिटी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। इसी तरह ये I1 R4 में से किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो पोलैरिटी आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। और फिर ये करंट यहाँ से घूम के इस बैटरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इस मैश 1 पे KVL अप्लाई कर देना है। तो KVL अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लूप में मार्च करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी कर सकते हैं और ऑपोजिट साइड ऑफ द करंट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इस पूरे मैश में मार्च करूंगा। तो अगर मैं मैश 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्च करूं तो इस बैटरी से मेरा जो एग्जिट होगा वो पॉजिटिव साइन से होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी से होगा। तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल है इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह R1 से जो मेरा एग्जिट होगा वो नेगेटिव साइन से होगा, नेगेटिव पोलैरिटी से होगा, इसलिए हम इसका जो पोटेंशियल है इसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरह R4 में से जब हम मार्च करेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो पोटेंशियल है उसको भी नेगेटिव लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी 9 माइनस इसका पोटेंशियल ड्रॉप IR। I क्या है? I1 इसमें से गुजर रहा है और R1 है। इसी तरह इस रेजिस्टेंस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव लेंगे हम, -IR। लेकिन इस R4 में से जो करंट गुजर रहा है वो I1 -I2 है। अब ये आपने गौर से समझना है। हम अभी इस मैश को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इस मैश में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और उसको हमने I1 का नाम दे दिया। अब ये करंट यहाँ से आता है, यहाँ से घूम के यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से घूम के वापस इस बैटरी में चला जाता है। लेकिन इस R4 में से एक और करंट भी पास हो रहा है। कौन सा? I2। और वो किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम क्योंकि मैश 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इस करंट को यहाँ से घुमा के वापस बैटरी तक पहुँचाना है। तो अगर तो
I1 ने इस नेगेटिव साइन से नीचे निकलना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि I1 जो है वो I2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है और I2 अपर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अगर तो I2 बड़ा हुआ तो इन दोनों का जो नेट करंट आएगा वो अपर डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने I1 को इस बैटरी तक पहुंचाना है, इस पूरे लूप में कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, I1 को बड़ा कंसीडर करेंगे और I2 को छोटा। तो इसमें से जो करंट पास हो रहा होगा मैश 1 को सॉल्व करते हुए वो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, I1 माइनस I2, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एंड इक्वेशन वो क्या है, ये 9 माइनस 16 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 0। अब हम मैश 2 पे आ जाते हैं। तो मैश 2 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोलैरिटी से साइन करेंगे। अब हम मैश 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने I2 को देखना है। तो I2 जब इस R2 में से फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो इसकी पोलैरिटीज क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। इसी तरह इसमें से I2 जब जाएगा तो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो R4 की जो पोलैरिटी है वो क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। इसी तरह R4 में से जब I2 फ्लो करेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउन से अपर डायरेक्शन में। तो इस मैश में R2 के ऊपर जो पोलैरिटीज आएंगी वो क्या आएंगी, प्लस नीचे आएगा और माइनस ऊपर आएगा। ये वाली जो पोलैरिटीज थी ये इस करंट की वजह से थी, ये वाली जो पोलैरिटीज हैं ये I2 की वजह से हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इस मैश पे भी KVL अप्लाई कर देते हैं। तो KVL अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस मैश में करंट की डायरेक्शन में मार्च करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं R2 से। R2 में से जब हम गुजरेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह इसमें से भी नेगेटिव होगा। इसी तरह इसमें से जब गुजरेंगे R4 में से तो भी हम नेगेटिव से एग्जिट करेंगे। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये R2 के क्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस I2 R2। इसी तरह R5 में से जब गुजरेंगे तो क्या आएगा, माइनस R5 इंटू I। अच्छा, अब इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, I2 माइनस I3। इसमें भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, मैश 2 को। तो हमने इसके करंट को ग्रेटर कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, I2 माइनस I3। इसी तरह जब I2 R4 में से गुजरेगा तो क्योंकि अब हम इस मैश को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके करंट को हमने ग्रेटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, I2 माइनस I1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो एंड इक्वेशन आती है वो क्या आती है, 4I1 माइनस 30I2 प्लस 9I3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप मैश 3 की तरफ आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोलैरिटी असाइन करेंगे। तो R3 में से करंट किस डायरेक्शन में मूव होगा, I3 लेफ्ट टू राइट। तो इसकी पोलैरिटी क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। और बैटरी की पोलैरिटीज तो पहले से असाइन की हुई हैं। R5 में से I3 कैसे गुजरेगा, डाउन से अपर डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। तो इस पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है कि बैटरी में से जब हम करंट की डायरेक्शन में गुजरेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो कहाँ से होगा, नेगेटिव पोलैरिटी से। तो हम इसके पोटेंशियल को क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे हमने इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जिट था वो पॉजिटिव पोलैरिटी से हो रहा था, लेकिन इस केस में हमारा एग्जिट नेगेटिव पोलैरिटी से हो रहा है। तो इसलिए हम इसका जो पोटेंशियल है इसको नेगेटिव लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, R5। इसका पोटेंशियल हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से एग्जिट होगा। तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो क्या होगा, I3 माइनस I2। क्यों? क्योंकि हम इस मैश को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिस मैश को सॉल्व कर रहे हैं उसका करंट आपने ग्रेटर लेना है। तो क्या आ जाएगा, I3 माइनस I2 इंटू R5। इसी तरह इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, R3 I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन आती है वो क्या आती है, -6 माइनस 19 I3 प्लस 9 I2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। तो इनको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं आपके पास। आप इसको मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसका जो एंड रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास वो क्या आएंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.55 एम्पेयर्स, I2 की वैल्यू आएगी -0.023 एम्पेयर्स और I3 की वैल्यू आएगी -0.32 एम्पेयर्स। अब अगर आप इन रिजल्ट्स पे गौर करें तो आपको करंट्स की एक्चुअल डायरेक्शंस का पता चल जाएगा। I1 को अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका क्या मतलब कि जो डायरेक्शन हमने I1 को असाइन की थी I1 उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो R1 में से I1 किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट, जो हमने असाइन की थी। लेकिन अगर आप I2 को देखें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन आपने I2 को असाइन की थी I2 उस डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो R2 में से जो I2 की डायरेक्शन है वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह अगर आप I3 देखें उसमें भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो I3 को डायरेक्शन असाइन की थी असल में I3 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो I3 की क्या डायरेक्शन होगी, R3 में से लेफ्ट टू राइट।
तो एट द एंड जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपके करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो क्या है। तो शुरू में आप कोई भी डायरेक्शन ले लें इन लूप्स में, आपके एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम शुरू में I2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, बाकी सबको क्लॉकवाइज ही रखते, तो I2 की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आ जाती। इसका क्या मतलब होता है कि हमने जो I2 को डायरेक्शन असाइन किया, I2 उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, सही फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आएगा। एंड रिजल्ट में अब आपको खुद ही बता देगा कि आपके करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो अब हम इस सर्किट को थोड़ा साफ करके बना लेते हैं। यहाँ हमने I2 और I3 के नेगेटिव साइंस को हटा दिया है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन शो कर रहे थे और यहाँ पे डायरेक्शन हमने एरो से शो की हुई है, तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि I4 और I5 की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए आपको सर्किट को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप I1 और I2 को देखें तो ये दोनों करंट यहाँ से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि I1 यहाँ से इधर आ रहा है और I2 यहाँ से इधर आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि I4 जो है वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2। तो इसमें अगर हम करंट्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो I4 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.581 एम्पेयर्स। इसी तरह I5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट्स की डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो I3 यहाँ से आ रहा है और यही I3 इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ से नीचे चला जाएगा और कुछ यहाँ से इधर चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, I5। तो I5 किसके इक्वल आएगा, I3 माइनस I2। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I5 इज इक्वल टू I3 माइनस I2। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास I5 की वैल्यू आ जाएगी 0.3 एम्पेयर्स। तो ये था जी हमारा मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस को यूज करते हुए हमने हर रजिस्टर में से करंट की वैल्यू निकाल ली है। अब हम बड़ी ही आसानी से हर रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं यूजिंग ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR। हर रेजिस्टेंस में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपको पता है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है, तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मैश एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास ऐसा सर्किट आ जाए कि जिसमें एक करंट सोर्स हो, तो इसको आप सिंपल मैश एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस लूप पे KVL अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स के क्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते, लेकिन KVL में हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए होता है। तो जब करंट सोर्स आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये सुपर मैश है। तो इस सुपर मैश मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।